ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान को नैब के हुक्म पर रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त इमरान खान मौजूद थे, उनकी गाड़ी उस अहाते से बाहर मौजूद थी कि नैब के इमा पर रेंजर्स के एहलकारों ने इमरान खान के वकला पर रिपोर्टेडली तशद्दुद भी किया है, उनके एहलकारों पर भी तशद्दुद हुआ है और इमरान खान को बिल आखिर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अब इमरान खान साहब अनटचेबल नहीं है, यानी जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, तो भाई इमरान खान के ऊपर हाथ डाला नहीं जा रहा बल्कि हाथ डल चुका है। और फिर ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है। अब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की जंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गई है पंजाब की सतह के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब जमान पार्क में सुकूनत पजीर है, तो गिरफ्तारियां पकड़ धकड़ इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया, यानी बहुत अरसे से जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान को नैब के हुक्म पर रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त इमरान खान मौजूद थे, उनकी गाड़ी उस अहाते से बाहर मौजूद थी कि नैब के इमा पर रेंजर्स के एहलकारों ने इमरान खान के वकला पर रिपोर्टेडली तशद्दुद भी किया है, उनके एहलकारों पर भी तशद्दुद हुआ है और इमरान खान को बिल आखिर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अलकादर ट्रस्ट केस वही है जो बड़ा मशहूर हुआ, जिसके अंदर जो है वो मलिक रियाज के जो पैसे हैं जो लंदन से आए थे, उनकी पैसों की आमदोरफ्त भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर कैबिनेट के साथ से जो सील्ड एनवेलप के अंदर अप्रूवल ली गई थी शहजाद अकबर साहब की तरफ से, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जाहिर है कैबिनेट के डिसीजंस को खुद प्रीमियर ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स करता है। तो ये करप्शन केस है, यानी सीधा साधा करप्शन केस है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है कि वहां से जो पैसे आए वो लॉन्डर होके आए, यानी ये आपको किसने राइट दिया था कि उन पैसों को आप बराह रास्त मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दें। यानी जो सरकार पाकिस्तान के पास पैसे आए थे, आपने उनको मलिक रियाज को दिया और मलिक रियाज के जरिए से अलकादर ट्रस्ट की जमीन खरीदी गई और अलकादर ट्रस्ट की जमीन पर हुआ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने, यानी सीधा साधा जो है वो करप्शन का केस है। और इस करप्शन के केस के अंदर जब नैब ने महसूस किया है कि कदम मजबूत है, और ये कैसे हो सकता है, जाहिर है नैब की तरफ से नोटिस सर्व किए जाते थे माजी के सियासतदानों को, और नोटिस सर्व होने से पहले ही उनको उठा लिया जाता था, तहकीकात होती थी, पेशतर इससे कि कोई मुकदमा फ्रेम किया जाता, तहकीकात इनिशिएट हो जाती थी। तो आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, जिससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो क्लियर और कैटेगोरिकल चीज़ ये है कि अब इमरान खान साहब अनटचेबल नहीं है। यानी जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, तो भाई इमरान खान के ऊपर हाथ डाला नहीं जा रहा बल्कि हाथ डल चुका है। और फिर ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है। अब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की जंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गई है। यानी इमरान खान आज सुबह जब अदालत के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने ISPR की उस प्रेस रिलीज का जवाब दिया था, और प्रेस रिलीज का जवाब तकरीबन ऐसे ही था कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। यानी उन्होंने तो ISPR की प्रेस रिलीज को रिजेक्ट किया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए हैं कि प्रेस रिलीज रिजेक्टेड। तकरीबन ऐसे ही ट्रेंड जो है वो माजी में भी बनते रहे हैं, और ये एक खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब नोटिफिकेशन किया था तो ISPR ने ट्वीट की थी कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। अब ये जिस जंग का आगाज हुआ है, अब तबले जंग एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने दोनों ने बजा दिया है, और अब ये फाइनल राउंड है। अब इसके बाद टाई टाई फिश फिश है, इससे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आखिरी एक इमरान खान हमारी रेड लाइन वाला टैग था, अब इमरान खान जो रेड लाइन है वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है। देखना ही है कि किस रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। अगर तो लोग नहीं निकलते, जैसे इमरान खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया था और उसके अंदर कहा था कि मैं निकलूंगा, लोग चाहे निकले या ना निकले, यानी वो महसूस कर रहे हैं कि लोग भी अब बाहर आके थक गए हैं, यानी लोग बड़े थके हुए हैं। और ख़ास तौर पे जिस वक्त फुल थ्रॉटल के साथ पावर इस्तेमाल की जा रही हो तो कौन निकलता है, और अगर ना निकले तो आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी क्रूशल डेवलपमेंट है। अब इमरान खान साहब की जो बुनियादी तनकीद है वो DGC के ऊपर है, फैसल नसीर, जिनको वो प्यार से डर्टी हैरी कहते हैं। अब ये डर्टी हैरी क्यों कहते हैं, इसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि असल में एक को हॉलीवुड मूवी के किरदार का हवाला दिया जाता है। एक फिक्शन स्टोरी थी 1971 की हॉलीवुड मूवी के अंदर, उसके अंदर डर्टी हैरी एक इंस्पेक्टर था, हॉलीवुड अदाकार, जिसको उसके साथी इंस्पेक्टर, साथी पुलिस एहलकार डर्टी हैरी के नाम से जानते हैं। डर्टी हैरी इसलिए क्योंकि वो जितने कानूनी मामलात होते थे जहाँ पुलिस फंस जाती थी, वहाँ पर वो इस चीज़ का कायल था कि वो शख्स जिसकी कन्विक्शन मकसूद है, उसको इंसाफ के कटहरे में, कानून के कटहरे में लाने की बजाय बाहर ही बाहर कत्ल कर देना चाहिए। और कत्ल से बड़ा इंसाफ कोई नहीं हो सकता कि जिसने किया है उसकी कन्विक्शन यही है कि उसको मार दिया जाए। तो इमरान खान साहब इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में DGC फैसल नसीर को डर्टी हैरी कहते हैं। अब DGC बड़ा अहम ओहदा है,
आप यूँ समझ लीजिए कि हसास इदारे के अंदर जो आईएसआई के अंदर जो पॉलिटिकल विंग है, उसकी सरबराही डीजीसी कर रहा होता है। यानी ये एक इंटरनल ऑफिस है आईएसआई के अंदर, और इसका मकसद जो सियासतदानों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनके ऊपर नज़र रखना है कि कहीं वो राइट लेफ्ट तो नहीं हो रहे। जैसे फॉरेन फंडिंग की बात होती है, कहीं उनके बैरूनी एजेंसीज़ के साथ कोई राब्ते तो नहीं है, या गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर तो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो हसास इदारे हैं उनके अंदर राइट और लेफ्ट विंग होता है, बिल्कुल उसी तरह आईएसआई के अंदर भी राइट और लेफ्ट विंग होता है। अब ये जो पॉलिटिकल विंग है आईएसआई का, इसको इस्टेब्लिश तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था, लेकिन उसके बाद ये देखते हुए कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है एजेंसीज़ की सियासत के अंदर, तो बहुत सारी हुकूमतों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कोशिश की कि आईएसआई के इस पॉलिटिकल विंग को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा करने में नाकाम रहे। आज भी आईएसआई के इस पॉलिटिकल विंग की खासी अहमियत है। इतनी अहमियत है कि वज़राए आज़म कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कौन सी हुकूमत ढानी है, कौन सी हुकूमत बनानी है, किसको वज़ीर आज़म बनाना है, किसको कुर्सी इक़्तिदार से हटाना है, यानी इन सब मामलात के अंदर जो लॉबिंग होती है, काम होता है, ज़ाहिर है उसमें आईएसआई की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। और ये राज अब कोई राज नहीं, कहते हैं ना, ये राज तो अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तां जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तां क्या होगा। तो इमरान खान साहब जो तनकीद डीजीसी के ऊपर कर रहे हैं फैसल नसीर साहब पे, आपको याद होगा कि ऐसी ही तनकीद नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, और उस वक्त की थी कि जिस वक्त फौजी हलकों की तरफ से एक ख़ास खबर उड़ाई गई थी, कहा गया था, और एक ट्वीट भी वायरल हो गई थी मरीम नवाज़ को लेके, कि जिसमें कहा गया था कि मरीम नवाज़ को स्मैश करना है। उन दिनों जो डीजीसी थे वो इरफान मलिक साहब थे, और जब नवाज शरीफ साहब ने तनकीद करना शुरू की, जनरल बाजवा के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, डीजीसी का नाम, इरफान मलिक का नाम लिया, तो उस वक्त डीजीसी को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन आज फैसल नसीर पर बार बार तनकीद हो रही है, उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। मतलब अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि ये जो तनकीद है ये बिलाजवाज़ है, इसका कोई सर पैर नहीं है। इमरान खान साहब ने पहली बार जब डीजीसी का नाम लिया, वैसे ये मुखासमत तो खासी पुरानी है, लेकिन पहली बार एफआईआर के इंदराज का मुतालबा उन्होंने वज़ीराबाद हमले के बाद किया। अब वज़ीराबाद हमले केस को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं होती, जीआईटी में मुताद्दिद तब्दीलियाँ होती हैं, जीआईटी अपने कदम नहीं जमा पाती है, और उन दिनों परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और काफ लीग थी उस वक्त तो, लेकिन उसके बाद वो जम हो गई, लेकिन वो कैंडिडेट तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला थे। उस वक्त वो एफआईआर का इंदराज नहीं कर पाए, उस दौरान वो तहकीकात नहीं कर पाए, और आज उन्होंने ये स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है कि उस वक्त अगर नहीं हो रहा था तो ज़ाहिर है अदालत के अंदर अपना एक एहतसाब का निज़ाम है, फ़ौज में अपना निज़ाम है। ये तो नहीं हो सकता कि किसी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ हम पुलिस को कहें कि एफआईआर दे दें, एफआईआर नहीं हो सकती थी। प्रैक्टिकली मैंने इमरान खान को सेव किया, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। फिर इमरान खान साहब के अपने ही जो रफ़क़ाए कार हैं, ख़ास तौर पे असद उमर साहब ये कहते हैं कि अब जिस नहज पे मामलात पहुँच गए हैं, चाहिए ये जनरल आसिम मुनीर को और इमरान खान को कि एक कमरे में बैठें और कमरे को कुंडी लगा लें और उसके बाद आपस में बैठ के मामला तय कर लें कि भाई क्या इशू है, इसको रिजॉल्व करके बाहर निकलें। तो यानी वो ये समझते हैं कि फैसल नसीर के ऊपर तो तनकीद है, लेकिन बराह रास्त इदारे के ऊपर अटैक है, और इदारे के ऊपर अटैक आज से नहीं हो रहा, बल्कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई है तब से वो बार बार अटैक कर रहे हैं और एक नैरेटिव बना रहे हैं। इस नैरेटिव की वजह से ये कहा जाता है कि इमरान खान खासे पॉपुलर हैं। अब जब अनअटेंडेड आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं या इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो उससे तासुर यही मिलता है कि आप इसलिए इसको अनअटेंडेड छोड़ रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि बयानियाँ बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी हुकूमत को घर भेजा गया तो आपने मरासला लहराया था, और जब मरासला लहराया गया और मरासला आपके पास आया तो उस वक्त इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी। ये वो वक्त था कि जब उस पर तहकीकात हो सकती थी, जब उसके ऊपर कोई कमीशन बनाया जा सकता था, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। लेकिन इमरान खान साहब ने चाहते हुए ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको एक नैरेटिव चाहिए था। और आज हम देख रहे हैं कि उसी नैरेटिव को इमरान खान साहब ने अपने हाथों से दफन कर दिया, और उस कब्र के ऊपर मिट्टी भी अपने हाथ से डाल दी है कि अमेरिका के साथ तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसी तरह जब उनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर और वज़ीराबाद के अंदर एक हमला हुआ था, तो इमरान खान साहब ने उस पर कुछ नहीं किया, चाहते हुए, सोचते समझते हुए अपनी हुकूमत में। आज तो गिला कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो हुकूमत आपकी थी कि आपको एक बयानिया चाहिए था, और आज आप उसी बयानिए की ओट लेकर मुल्क में सियासत कर रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि ये फाइनल राउंड है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खासी मुश्किल में है। ये भी कहा जा रहा है कि आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज इशू हुई, लेकिन ऑफिशियल अकाउंट से नहीं की, इस डर से कि फिर दोबारा लोग ट्रोलिंग करेंगे, कमेंट्स करेंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, गालियां भी देते हैं, और ये हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस हवाले से जनरल बाजवा भी कह चुके कि जब फौज के ऊपर ये प्रेशर आता है, ज़ाहिर है फौज महसूस करती है, इदारे प्रेशर महसूस करते हैं जैसे अदलिया कर रही है। लेकिन जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो खबर ये है कि अब इदारे ने, ना सिर्फ इदारे ने इंटरनली, बल्कि इदारे ने अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके कहने पर भी उनको ये गारंटी दे दी है
कि इमरान खान साहब को पार लगाना है। पार लगाने से मुराद ये नहीं है कि इमरान खान को कोई नॉकडाउन इस तरह से करना है कि खुदा न खास्ता उन्हें मार ही देना है, कत्ल कर देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को पॉलिटिकली एलिमिनेट करना है। उस एलिमिनेशन में ये ज़मानत भी है कि इमरान खान दोबारा नहीं आएगा। यानी ये एक प्रोमिनेंट एजेंडा है जिस पर काम शुरू हो गया है और ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो हो रही है और उसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी काम कर रही हैं। आज हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर एक रिट पिटीशन हुई इमरान खान साहब की जो आर्टिकल 6 के हवाले लगाने के हवाले से, जब उन्होंने नेशनल असम्बली डिसॉल्व की थी तो वो गैर आईनी इकदाम किया था, आर्टिकल 6 लगाना चाहिए और उसको टेकअप भी कर लिया गया। साथ ही पंजाब की सतह के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में सुकूनत पजीर है, तो गिरफ्तारियां पकड़ धकड़ इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया। यानी बहुत अरसे से जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, अब मुकम्मल तौर पे सब लोग इस पे सेम पेज पे आ गए हैं। शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद है। एक दिन उन्होंने अपने क़याम को एक्सटेंड किया है, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होंगी, मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो रही है। यानी जो अगला आइंदा का लाहे अमल है, फ्रेमवर्क है, वो तैयार किया जा रहा है। और उस फ्रेमवर्क के तौर पे ज़ाहिर है मियाँ साहब जो बाहर बैठे हुए वो भी ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान में आएँ, लेकिन उनकी पाकिस्तान आमद से पहले जो पेशबंदी है वो की जा रही है और उसमें उनकी डिमांड भी यही है कि इमरान खान को पहले आप पार लगाएं, साइड लाइन करें, उसके बाद मियाँ साहब के लिए जो रास्ता है उसको आसान किया जाए। जो उनके अदालती केसेस हैं उसके ऊपर कोई पटिशन लेके जानी तो पटिशन लेके जाएं, अगर नहीं तो फिर अदालत से इसको अंडू कराएं। अदालत से अंडू का एक तो तरीकाकार सीधा साधा है कि 16 सितंबर को माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं, तो उसके बाद वो ये समझते हैं कि अगर पटिशन करनी भी है तो तब हम पटिशन लेके आएंगे ताकि उसका फ़ायदा भी हो। अभी पटिशन करके और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला दे दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी एक तरफ तो यानी 2017 के जो किरदार हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन कार्रवाई हुकूमत ने पार्लियामान के फ्लोर से शुरू कर दी है। आज साकिब निसार साहब और उनके बेटे की जो ऑडियो है ख़ास तौर पे, उसको FIA से उसकी तहकीकात कराने का फ़ैसला भी हो गया है। और जो सिटिंग जजेस हैं जैसे जस्टिस नकवी हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनके भी असासों की तहकीकात कर रही है, उसको भी टेकअप कर लिया गया है। उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से ये वाज़े तौर पर पैगाम दो टोक दे दिया गया है कि अगर आपने अब राइट लेफ्ट होने की कोशिश की या हैंकी पैंकी कोई की तो फिर हमने भी प्लान तैयार कर लिया है, आपके साथ वैसा ही होगा जैसा चौधरी परवेज़ इलाही के घर हुआ था। तो इसके लिए भी ये एक बड़ा खौफनाक प्लान है जिसके ऊपर जो है वो गौर व खौज हो रहा है। और अगर अदालत कोई मिस एडवेंचर करती है, यानी आने वाले 4-5 रोज़ बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपने देखा कि अदालत भी गर्मियों की तातीलात पे चली जाएगी और वो तातीलात बड़ी लंबी होंगी। फिर उसके बाद जब वापस आएगी अदालत तो फिर तो उमर अता बंदियाल साहब के पास बड़े ही कम जो है दिन रह जाएंगे उनकी रिटायरमेंट के अंदर। उसके बाद जस्टिस काजी फाइसा को चीफ जस्टिस होना है। तो यानी ये जो फाइनल गो है, ये फैसला अब इन्हीं चंद दिनों के अंदर होना है, यानी इसी मई के महीने में ये फैसले होने हैं। और ये जो लंदन में फैसले हो रहे हैं ये भी इस तरह से हो रहे हैं कि अदालत अगर कोई मिस एडवेंचर करती है तो हमने अदालत को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। और मैं ये आपको बता दूं कि इस मुंह तोड़ जवाब में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों सेम पेज पे होंगे। और अगर इमरान खान साहब अब ये चाह रहे हैं कि मज़ाहमत करके मफाहमत कर लें, तो हमारी इतलात के मुताबिक वो मफाहमत का रास्ता भी बंद हो गया है। इमरान खान साहब के पास ये 2-3 रोज़ बाकी थे कि वो मुज़ाकरात कर लें और अदालत को आगाह करें, हुकूमत के साथ बैठे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं बैठे। तो अब वो जो उनका था ना एक मुतालबा कि जी ये जो केयर टेकर सेटअप है वो हमारी मर्ज़ी से होना चाहिए और राजा रियाज की कंसल्टेशन से नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तैनाती भी हमारी मर्ज़ी से, यानी मिल के तय करना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा, कौन इलेक्शन कराएगा, क्योंकि अगर ये इलेक्शन कराते हैं तो वो तो कबूल नहीं होगा। तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें एक मौका था इमरान खान साहब के पास कि वो रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लेते हैं हुकूमत के साथ बैठ के, लेकिन ये मौका उन्होंने गंवा दिया है और बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया है। अब क्योंकि उनके हाथ से मामला निकल गए हैं तो आने वाले दिनों में बड़ा आसान होगा उनके अगेंस्ट कोई एक्शन करना, क्रैकडाउन करना और उनको निशाने इबरत बनाना। मुझे रेहान तारीख को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।